हेलो माय सीबीएसई चैंपियंस बच्चों, आपका वेलकम है संकल्प भारत फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो लेक्चर है उसका मकसद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर के टॉप 25 असर्शन रीजन की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी और एक तरीके से आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपको कोई दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो काफी एनफ है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी कराएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके स्क्रीन पर। मैं पहले आपसे अटेम्प्ट करूंगा, अगर आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके पहले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा और फिर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जैसा आपने ये पहला क्वेश्चन देखा तो हमेशा असर्शन रीजन के ऑप्शन तो फिक्स रहेंगे। ठीक है, दो स्टेटमेंट असर्शन रीजन ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये ए ऑप्शन होगा। ए आर ट्रू है और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये ऑप्शन बी है। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ये ऑप्शन सी है। ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ऑप्शन डी है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले असर्शन पढ़ो, डिसाइड करो ट्रू है कि फॉल्स, फिर रीजन पढ़ो, डिसाइड करो ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है, तब आपको ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं असर्शन। क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कंडक्टर का मतलब यहां क्या है? कोई ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि करंट किस में फ्लो होगा? वायर में, तो वायर को हम कंडक्टर कह सकते हैं। तो उस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर, तो वायर पे क्या, कंडक्टर पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, है ना। तो यही हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। तो अब क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर वो जो करंट है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इसका डायरेक्शन इन दोनों करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, किसका? फोर्स का डायरेक्शन। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप करंट का डायरेक्शन बदल दो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट रखो, तो फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो यानी करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है किसका? फोर्स का डायरेक्शन। और अगर आप करंट का डायरेक्शन ना बदलो, उसे फिक्स करो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दो, तो भी फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। यानी दोनों में से, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से किसी का डायरेक्शन बदलने पर फोर्स का डायरेक्शन बदल जाता है। इसका मतलब यह है कि फोर्स का डायरेक्शन करंट पे भी डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है। नहीं तो अगर डिपेंड नहीं करता तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलने पर फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदलता। लेकिन हम क्या देखते हैं, और आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम बदल दें तो कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। इसका मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। तो असर्शन हमारा बिल्कुल क्या है? ट्रू है। क्लियर? अब रीजन क्या है? मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये थंब जो फोर्स का डायरेक्शन देता है, ये फोर फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, और ये मिडल फिंगर जो करंट का डायरेक्शन देता है। तो अपने लेफ्ट हैंड का, आपके लेफ्ट हैंड का जो मिडल फिंगर है गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गलत, मिडल फिंगर नहीं, मिडल फिंगर मतलब हम इसको कह रहे हैं फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, फॉल्स। अब असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी जाएगा। तो देखिए आंसर क्या है? सी है। तो अगर आपने इसका आंसर सी बोला है, सी टिक किया है, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। तो हम यहां आंसर टिक, सी टिक कर देते। तो आपने पहला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया? असर्शन को पढ़ा, रीजन को पढ़ा, डिसाइड किया, लिख लिया कि ट्रू है कि फॉल्स, और फिर ऑप्शन डिसाइड करना। हमेशा एग्जाम में असर्शन रीजन के क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर डिसाइड करो। ठीक है, पॉज कर दिया, अब आंसर डिसाइड करो। चलिए, अब आपने पॉज करके अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं आंसर बताता हूं। तो सबसे पहले असर्शन पढ़ता हूं। तो असर्शन में क्या लिखा? एक कंपास निडल, ठीक है, कंपास निडल आपने देखा ही होगा, कुछ ऐसा होता है कंपास निडल, जिसकी ये कंपास का ये निडल है। ठीक है,
अब ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर। ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर था और इस करंट कैरिंग वायर के पास मेरे कंपास के नीडल को रख दिया। द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल, कंपास के नीडल में जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन मतलब कंपास की नीडल घूमेगी, घूमने की बात हो रही है ना। तो ये राइट साइड भी घूम सकती है, लेफ्ट साइड भी घूम सकती है, वो बात नहीं हो रही, बस बात हो रही कि डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन किधर हुआ वो मैटर नहीं करता, अभी उसकी बात नहीं हो रही। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल डिक्रीजेस, डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा अगर वायर में इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा। यानी पहले इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा था वायर में, आई, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो एंगल है, जो डिफ्लेक्शन का एंगल है, मतलब ये घूमकर ये निडल कैसा हो गया, ऐसा हो गया, यानी कितना डिग्री घूमा, 30 डिग्री। जब वायर में करंट आई था तो इस वायर के करीब जब हमने मैग्नेटिक नीडल को लाया तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल कितना डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई, घूम गई 30 डिग्री। अब अगर मैं कहूं कि इस वायर में करंट की क्वांटिटी को मैं इंक्रीज कर देता हूं, करंट का मैग्नीट्यूड मैं क्या कर देता हूं, वायर में करंट के मैग्नीट्यूड को मैं इंक्रीज कर देता हूं, इंक्रीज मतलब आई से 2i हो गया, तो क्या ये जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा करंट, वायर में ज्यादा करंट इस वायर के अगल बगल ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो दिमाग में बैठा लो, मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होता है जब करंट होता है, और करंट जितना अधिक होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी अधिक होती है। तो आपने करंट की क्वांटिटी को, मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया तो वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड मजबूत हो गया और ज्यादा हो गया, और वो ज्यादा मजबूत मैग्नेटिक फील्ड कंपास की निडल को और घुमाएगा क्योंकि उस पर फोर्स लगाएगा ना। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये पहले के कंपैरिजन में और बढ़ जाएगा। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, करंट के बढ़ने से वायर में कंपास की निडल का डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। यहां क्या लिखा था, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल डिक्रीजेस, तो ये बात क्या हो गई, ये तो गलत हो गई। तो हमारा असर्शन क्या है, फॉल्स। ट्रू कब होता, जब ये लिखा होता कि वायर में करंट की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने से कंपास के निडल का डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। और या ऐसे कह लो इसका अपोजिट कि वायर में इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करने से कंपास के निडल का डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट तब जाके सही होते। लेकिन करंट को बढ़ाएंगे और डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, ये तो उल्टा हो गया, तो हो नहीं सकता। जैसा करंट वैसा डिफ्लेक्शन, करंट ज्यादा तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा, करंट की वैल्यू कम तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा, ठीक है। तो हमारा असर्शन क्या है, फॉल्स है। सिंपल सी चीज है, दिमाग में ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो, करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट जितना ज्यादा होगा वायर में, वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, और फिर उस वायर के करीब अगर कोई कंपास की नीडल लाओगे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो ज्यादा स्ट्रांग हो गई है वो कंपास की नीडल को ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब रीजन पढ़ते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट। अगर हम वायर में करंट की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर के अगल बगल वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ऑन इंक्रीजिंग करंट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, ये बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, और हमारा डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो बात समझो, ये चीजें हमको समझ में नहीं आती बच्चों को, क्या हो रहा है सर, अरे देखो दो चीजें हैं, करंट बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, करंट घटाओगे किसमें, वायर में, तो अगल बगल नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी घटेगा, ठीक है। और अगर करंट को फिक्स रख दिया जाता, मैं कहूं कंपास की नीडल को करीब ले जा रहे हैं, तो करीब ले जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम स्ट्रांग हो रहा है तो भी डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और मैग्नेटिक कंपास की नीडल को दूर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा। यानी सब कुछ, डिफ्लेक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, और वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे और वायर से डिस्टेंस पे। बात समझ में आ गई।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिफ्लेक्शन कब बढ़ेगा और डिफ्लेक्शन कब घटेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। हमको टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? 25 क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक जहां इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पर 2 डायरेक्शन हो जाएगा, और ऐसा कभी हो नहीं सकता, तो इसका मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। फिर रीजन क्या लिखा है? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन। ये भी ट्रू है कि किसी एक पॉइंट पर, वो पॉइंट कहां है भैया? किसी भी एक पॉइंट, तो वो पॉइंट कहां है? वो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे आपने बार मैग्नेट देखा है, हाँ, बार मैग्नेट के 2 पोल, आपको पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पे क्या करती हैं? टर्मिनेट करती हैं। ऐसा ही पढ़ा है ना हमने? बिल्कुल सही पढ़ा है कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं कि पॉइंट, तो वो पॉइंट कहां है? वो पॉइंट इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे है। ठीक है, वो पॉइंट इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे है। जैसे मैं एक रैंडम कोई पॉइंट ले लेता हूं, तो मैंने रैंडमली ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा। और वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आपको इस पॉइंट पर एरो मतलब डायरेक्शन के अलोंग क्या ड्रॉ करना होगा? टेंजेंट। डायरेक्शन के अलोंग। मैंने उधर डायरेक्शन, उधर क्यों नहीं टेंजेंट ड्रॉ किया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे है, ये आपका ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर केवल एक ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिला ना, और एक ही मिला, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्योंकि अगर 2 डायरेक्शन होता तो ये तभी होगा जब 2 लाइंस मिलेंगी एक पॉइंट पर, क्योंकि एक लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करने से एक डायरेक्शन मिल रहा है। अगर 2 लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तब जाके 2 डायरेक्शन मिलता, और अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती तो फिर 2 डायरेक्शन मिलता, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन मिलता है। तो यानी कि ये रीजन मुझे एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर वाली चीजों को, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर केवल एक ही डायरेक्शन होता है, और इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यानी कि असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम बच्चा क्या टिक करेंगे? ए टिक करेंगे। तो हमारा आंसर ए। ठीक है, तो जब भी मैं क्वेश्चन दूं, आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करो और फिर मेरे आंसर से मैच करो, तो आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और नहीं आया, क्वेश्चन गलत हो गया, तो मेरे आंसर से मैच करो कहाँ गलती हुई। क्लियर? चलो, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। सबसे पहला काम वही है, वीडियो पॉज करो, पहले आप अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट कर लिया, अब मैं ट्राई करता हूं, फिर देखना आप कि आपका आंसर सही है कि गलत। पहले क्या पढ़ूंगा? असर्शन पढ़ूंगा। क्या लिखा है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कॉपर वायर, मैग्नेटिक नीडल केप्ट नियर टू वायर शोज डिफ्लेक्शन। यानी कि ये तो वही चीज है, कुछ पहला हमने अभी कुछ देर पहले ही यही पढ़ा था, कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक करंट को एक कॉपर वायर से पास करते हैं, तो मान लेते हैं ये हमारा कॉपर वायर है, ठीक है, और इसके मैग्नेटिक नीडल केप्ट नियर टू वायर शोज डिफ्लेक्शन। यानी कि अभी तक वायर में करंट नहीं था, ठीक है, वायर में करंट नहीं था, तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल कुछ ऐसी थी, लेकिन अब करंट आ गया, अब वायर में करंट आ गया, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो ऐसे घूम गई, और अब इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। तो असर्शन में लिखा है कि अगर किसी कॉपर वायर में अगर हम करंट पास करेंगे, तो जो उसके पास रखी हुई मैग्नेटिक कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। हाँ कि ना, आप बताओ। तो वायर में करंट नहीं था, अब आपने करंट फ्लो किया, तो जब करंट नहीं था तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो जब कोई वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जब है ही नहीं, तो क्या कंपास की नीडल में कोई डिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन जब आपने करंट फ्लो किया वायर में, कॉपर वायर में करंट फ्लो किया, तो उस करंट के फ्लो होने से वायर के अगल बगल क्या पैदा हो गया? मैग्नेटिक फील्ड।
अब वो मैग्नेटिक फील्ड कंपास की नीडल पे फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से कंपास की नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है कि जब हम किसी कॉपर वायर से या कोई भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसके पास रखी हुई मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर। रीजन क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कॉपर में जब हमने करंट फ्लो किया तो उस करंट के वजह से कॉपर वायर के अगल बगल क्या पैदा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही, ट्रू है। लेकिन अब क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल। अरे अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हुआ होता तो डिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो वायर में करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और फिर इसीलिए पास में रखे हुए मैग्नेटिक कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। तो रीजन बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अब समझ में आया? देखो डिफ्लेक्शन किसके वजह से आया? मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। और मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से आया? करंट की वजह से। तो पहले इस पिक्चर में किसकी एंट्री हुई? करंट की। करंट की वजह से क्या पैदा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड के आसपास अगर कोई कंपास की नीडल होगी तो डिफ्लेक्शन होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि करंट की वजह से डिफ्लेक्शन हुआ। डायरेक्टली तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इनडायरेक्टली करंट की वजह से, है ना। ए ने बी को पैदा किया, बी ने सी को पैदा किया, तो हम कह सकते हैं ना कि ए से ही कहीं ना कहीं सी आया है। तो वही चीज है। बात समझ में आ गई? चलो अगले क्वेश्चन पे। अब वीडियो को पॉज करो, आप अटेम्प्ट करो। कर लिया अटेम्प्ट? अब मैं ट्राई करूं? रेडी हो? चलो पहले क्या पढ़ेंगे? असर्शन पढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे सही है कि गलत है। अब क्वेश्चन में असर्शन में क्या लिखा है? ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी किसी कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अगर हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो चेंज करने का मतलब जैसे वायर में करंट ऊपर जा रहा था, अब हमने उसे बदल के क्या कर दिया, नीचे कर दिया। या नीचे जा रहा था तो अब हमने करंट का डायरेक्शन अपवर्ड कर दिया, ऊपर कर दिया। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज रिवर्स। अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर में करंट का डायरेक्शन बदल दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। बात सही है? बिल्कुल सही है। अरे मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किसने किया? करंट ने। तो जब करंट अपना डायरेक्शन बदल लेगा तो उससे पैदा हुए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल। तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है ना। क्लियर? बहुत। भाई देखो, एक चीज बदलेगी तो वो अपने से पैदा हुई दूसरी चीजों को बदल देगी, है ना। माँ बाप का नेचर बदल जाए, अचानक गुस्सा करने लगे तो बच्चों का भी नेचर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बच्चे भी गुस्सैल हो जाएंगे कि हमारे मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, अब हम भी शांत नहीं रहेंगे, हम भी उनसे लड़ेंगे, हम भी गुस्सा करेंगे। तो बस वही चीज है। करंट का डायरेक्शन बदल दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। ठीक है, किसमें? किसी करंट कैरिंग वायर में। ठीक है, अब रीजन क्या लिखा है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर कैन बी गिवन इन अकॉर्डेंस विद द लेफ्ट हैंड थंब रूल। किसी करंट कैरिंग वायर के अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हम लेफ्ट हैंड थंब रूल से बताते हैं। क्या ये बात सही है? गलत। राइट हैंड थंब रूल से। ये चीज गलत है, राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं। तो गलती यहां थी, तो गलती यहां थी, मतलब ये रीजन क्या है, फॉल्स है। रीजन फॉल्स क्यों है? क्योंकि किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर या कह लो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड थंब रूल से कोई रूल ही नहीं होता। लेफ्ट हैंड का कौन सा रूल होता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, जिससे फोर्स का डायरेक्शन बताते हैं, है ना, ये वाला, वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन जो थंब रूल है वो राइट हैंड थंब रूल है। यहां लेफ्ट हैंड थंब रूल लिखा था, गलत है। तो ट्रू और रीजन फॉल्स, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, हम सी टिक करेंगे। और देखो आंसर टी है। अब बताओ आपका आंसर सही था कि नहीं? सही था तो बहुत बढ़िया, नहीं सही था तो अब एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया होगा आपने कि कहां आपसे गलती हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अगला, assertion strength of electromagnet can be increased by increasing the number of turns per unit length in solenoid coil। देखो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड कुछ इस तरीके का होता है। ये है सोलेनॉइड। मैं कहां बनाऊं? यहां बना देता हूं। हाँ, यहां बना देता हूं। ये देखो सोलेनॉइड।
सोलेनॉइड क्या होता है? बहुत सारे टर्न्स का एक सिलिंड्रिकल शेप का एक जो मतलब वायर हो, वायर को अगर हम बहुत सारा टर्न दे दें, ठीक है, और उसका शेप सिलेंडर जैसा हो जाए तो इसे हम सोलेनॉइड कहेंगे। अब सोलेनॉइड के अंदर, अब सोलेनॉइड में जब आप करंट फ्लो करोगे, कैसे करंट फ्लो करोगे? बहुत आसान है। सोलेनॉइड को क्या करो, किसी बैटरी या सेल से जोड़ दो, तो सोलेनॉइड में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। मान लो ऐसे करंट आया, फिर ये घूम कर ऐसे गया, फिर ये घूम कर ऐसे गया, फिर ये घूम कर ऐसे, करंट फ्लो होने लगेगा, है कि नहीं? अब करंट फ्लो होगा सोलेनॉइड में, तो सोलेनॉइड के अंदर भी और सोलेनॉइड के बाहर भी क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में कहां पैदा होता है? सोलेनॉइड के अंदर। अब हमने क्या किया? अब सोलेनॉइड की कोई ना कोई लेंथ होगी, लेंथ एल है, और इतने लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना मान ले? एन मान ले, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी एन बाई एल, ठीक है। अब हमने क्या किया कि सोलेनॉइड के अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन का मटेरियल डाल दिया। कब डाल दिया? सोलेनॉइड में जब पहले करंट फ्लो कराया और सोलेनॉइड जब मैग्नेटाइज हो गया, सोलेनॉइड के अगल बगल जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, अब हमने एक सॉफ्ट आयरन का रॉड लिया, ठीक है, और उस रॉड को हमने सोलेनॉइड के अंदर, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर हॉलो स्पेस होता है, खाली जगह होती है ना। जैसे आप घर में मम्मी या सिस्टर की चूड़ियां है ना, आप बहुत सारी चूड़ियां को मिलाते जाओ, एक के ऊपर एक रखते जाओ, ठीक है, तो अगर आप देखोगे बीच में हॉलो स्पेस बन जाएगा, है ना, सिलेंडर बनेगा, लेकिन वो सिलेंडर कैसा होगा? हॉलो, जैसे पानी की पाइप होती है ना, बीच में हॉलो होती है, कुछ ऐसा बनेगा। तो बस वैसे भी यहां सोलेनॉइड के अंदर हॉलो स्पेस होती है। अब उस हॉलो स्पेस में मैंने क्या कर दिया? देखो, मैंने एक सॉफ्ट आयरन का मटेरियल डाल दिया, तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सॉफ्ट आयरन का मटेरियल भी क्या हो जाएगा? उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा हो जाएगी। अभी तक उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, अभी वो बस आयरन था, वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही हमने सॉफ्ट आयरन के मटेरियल को कहां डाल दिया? करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर, तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सॉफ्ट आयरन का मटेरियल भी क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया, और इसी मटेरियल को अब हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। परमानेंट मैग्नेट का मतलब जिसके पास हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। लेकिन इसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहा? क्योंकि जब ये सॉफ्ट आयरन का मटेरियल बाहर था, रॉड बाहर था, कहां बाहर? किसके बाहर? सोलेनॉइड के बाहर, तो इसमें मैग्नेटिक शक्तियां नहीं थी। लेकिन जब हमने इसको सोलेनॉइड के अंदर रखा, तो सोलेनॉइड ने अपने मैग्नेटिक फील्ड से इसे क्या कर दिया? इसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे दी। अब ये भी मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। तो पहले नहीं था इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब आ गया, और जब अगर इसे हम बाहर निकाल देंगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिर खत्म हो जाएगी। तो जब तक सोलेनॉइड में करंट है, उसके वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इसीलिए इसे कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन में क्या कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ यानी उसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी मैग्नेटिक शक्ति, ठीक है, बढ़ाई जा सकती है, कैन बी इंक्रीज, अगर हम इस सोलेनॉइड में लेंथ को उतना ही रखें लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें। जैसे पहले एल लेंथ में कितने टर्न्स थे? 50, अब मैंने एल लेंथ में सोलेनॉइड के कितने टर्न्स कर दिए? 100, तो लेंथ उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कितने कर दिए? मैंने बढ़ा दिए। तो नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो इसका मतलब करंट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब करंट, वायर में करंट उतना ही है, लेकिन देखो हर एक टर्न के वजह से सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे वो ऐसा है, ठीक है, एक टर्न के वजह से। अब बहुत सारे टर्न होंगे, तो बहुत सारे टर्न की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में एड अप होता जाएगा, तो एड अप होता जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स, सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। तो बात बिल्कुल सही है कि अगर हम सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, तो इसके वजह से सोलेनॉइड के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बात सही है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आप नंबर ऑफ टर्न्स को ना एक एक टर्न के हिसाब से देखो। मान लो हमारे सोलेनॉइड में क्या है? 100 टर्न्स है,
तो एक टर्न के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा हुआ, मान लो इस तरीके से राइट डायरेक्शन में पैदा हुआ, दूसरे टर्न की वजह से भी राइट डायरेक्शन में, तीसरे टर्न की वजह से भी राइट डायरेक्शन में। अब सबका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी थी, बी बी बी, तो ये एड अप होता जाएगा ना। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ऐड हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में है क्योंकि, तो एक ही डायरेक्शन में ऐड हो देंगे तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देंगे। बिल्कुल ट्रू है। रीजन, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक तरीका और है। तो एक तरीका क्या था, पहला तरीका था कि सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, नहीं तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है तो दूसरा तरीका है कि सोलेनॉइड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बढ़ा दो। और ये आपने अभी पहले ही कुछ देर पहले पढ़ा है कि करंट की वैल्यू बढ़ने से वायर में उसके अगल बगल, अब ये सोलेनॉइड भी तो वायर ही है, बस उसे हमने गोल गोल लपेट दिया, बहुत सारे टर्न बना दिए, तो इसमें भी अगर करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो अगर सोलेनॉइड में करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना, बाहर भी बढ़ जाएगी अंदर भी बढ़ जाएगी, और फिर अंदर रखे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के दो तरीके क्या हैं, ठीक है। तो एक तरीका है सोलेनॉइड में करंट की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दो, करंट की वैल्यू को बढ़ा दो, और दूसरा तरीका है अगर करंट फिक्स है तो आप सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, और इन दोनों तरीके से सोलेनॉइड के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है लेकिन ऊपर वाले को नीचे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, है ना। दोनों ट्रू तो हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो ये आंसर होगा बी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के करीब, अब आप इसका आंसर दे सकते हो, करीब हमने कंपास नीडल को रख दिया, ठीक है, इज प्लेस्ड नियर करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इंक्रीजेस व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर, ठीक है। अब हमने जब करंट कैरिंग वायर के करीब हमने कंपास की नीडल को रखा तो इसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ मान लेते हैं 60 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री क्या हो गया, नीडल घूम गया। अब आप कंपास की नीडल को वायर से दूर ले जाओ तो जो अब डिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा कि ज्यादा, तो जरा लॉजिक लगाओ। वायर के दूर जाने से इस करंट कैरिंग वायर के अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो दूर जाने से क्या होती है, स्ट्रेंथ कम होती है। तो जब कंपास की नीडल करीब थी, किसके करीब, वायर के करीब, तो इसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा थी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। लेकिन जब आप कंपास की नीडल को दूर लेके जाओगे, किससे, वायर से, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कमजोर होगी दूर जाने से, तो जो फोर्स लगेगा, जो कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन होगा वो भी कम होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब कि जब द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इंक्रीजेस व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर, ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि वायर से जब हम कंपास की नीडल को दूर डिस्प्लेस करेंगे यानी कि दूर ले जाएंगे तो जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। और यहां क्या लिखा था, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इंक्रीजेस। डिफ्लेक्शन इंक्रीज कब होता, जब आप कंपास नीडल को करीब लाते, तो वायर अपनी जगह पे है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है और वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड वायर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कमजोर होता है। तो कंपास की नीडल अगर दूर है तो उसमें डिफ्लेक्शन कम होगा, करीब लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड मजबूत हो रहा है तो कंपास की नीडल ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अब जैसे ही पता चल गया फॉल्स है तो हमारा एक ऑप्शन फिक्स हो गया कि A इज फॉल्स, R इज ट्रू, D आंसर होगा। अब जरा रीजन भी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम ए करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से जब आप दूर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही, यही मैंने बताया आपको। तो रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। और ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब भी असर्शन फॉल्स आए तो रीजन मत पढ़ो, क्योंकि असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू
ठीक है, वो ऑप्शन डी ही होता है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बना जिसमें दोनों फॉल्स हो। तो असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू वाला एक ही ऑप्शन है, डी। तो जब आपने देख लिया कि असर्शन फॉल्स है तो रीजन ट्रू ही होगा, आप चुप मार के डी टिक कर दो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसका डायरेक्शन भी होता है। जैसे फोर्स, जब हम बोलते हैं फोर्स 5 न्यूटन, तो ये बताते हैं ना 5 न्यूटन किधर, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, पॉजिटिव, निगेटिव। तो हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं और 5 उसका क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। और राइट लेफ्ट उसका डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे फोर्स है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर किसी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन पता करना है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो वो टेंजेंट किसका डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब रीजन पढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच ए नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड। बताओ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच ए नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड। अब बताओ आंसर क्या होगा? अब जरा आंसर मैच करो, बताना सही है कि गलत है। आंसर भी सही है आपका। अरे देखो, सिंपल सी चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है ना, वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और उस लाइन पर अगर आप चलोगे, कंपास की नीडल लेके चलोगे, तो जैसे जैसे वो लाइन मुड़ रही है, इसका मतलब कि वैसे वैसे उधर कंपास की नीडल का नॉर्थ पोल मुड़ रहा है ना। जैसे कि अगर मैं बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊं, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, और ये मैंने बना दिया क्या, ये नॉर्थ से निकला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पे क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो यहां देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, यहां देखोगे ऐसे है, यहां देखोगे ऐसे है, यहां देखोगे ऐसे है, यहां देखोगे ऐसे है। तो अगर मतलब अगर आपको इस रास्ते पे चलना हो कंपास की नीडल लेके, तो जैसे जैसे इस रास्ते पे चलोगे उसी सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस मुड़ी है, उसी डायरेक्शन में आपका कंपास की नीडल का नॉर्थ पोल भी मुड़ेगा। यानी इस लाइन पर चलने पर जैसे जैसे नॉर्थ पोल मुड़ रहा है, ठीक उसी डायरेक्शन में ये आपकी लाइंस घूम रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास के नीडल का क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे नॉर्थ पोल मूव करेगा वही वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। लेकिन ऊपर वाले स्टेटमेंट को ये नीचे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे? बी टिक करेंगे। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व बनाती हैं, कहीं से भी ओपन नहीं होती हैं। बिल्कुल सही, ओपन नहीं होती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्लियर? अगर हम बार मैग्नेट का देखें तो ये अंदर साउथ से नॉर्थ होती हैं और बाहर नॉर्थ से साउथ होती हैं। लेकिन आपने क्या देखा? हर तरफ से ये क्लोज है, आप कहीं भी अंदर घुसना चाहो नहीं घुस पाओगे। क्यों? हर तरफ से क्लोज है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व बनाती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ट्रू। रीजन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। Inside the magnet, the direction of magnetic field lines is from its south pole to its north pole. कहने का मतलब बार मैग्नेट में, बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या रहता है? साउथ से नॉर्थ, और बाहर नॉर्थ से साउथ। तो आप देख रहे हो पूरा सर्कल बन रहा है, कर्व बन रहा है, जो हमेशा क्लोज रहेगा। तो इसीलिए तो क्लोज कर्व बन रहा है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है? बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। तो घूमकर एक चक्कर बन रहा है, और ये चक्कर लगाने पर पूरा बंद है, कहीं से भी खुला नहीं है ये कर्व, है ना। तो रीजन इसका मतलब सही है। क्लोज कर्व इसीलिए है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? साउथ से नॉर्थ है, और बाहर नॉर्थ से साउथ है।
तो अगर बाहर देखो, अगर आपको बाहर चलना हो नॉर्थ से साउथ तो ऐसे गए, और अंदर चलना हो तो फिर साउथ से नॉर्थ, तो आपको कहीं भी ओपन दिख रहा है नहीं, तो इसीलिए क्लोज कर बनता है। तो ये ट्रू भी है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो ऑप्शन ए होगा हमारा। ठीक है, अगर बाहर नॉर्थ से साउथ होता और अंदर नॉर्थ से साउथ होता तो ऐसा हो नहीं सकता, पहली बात तो। ठीक है, बाहर बार मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ, और अंदर जब बार मैग्नेट के अंदर देखोगे तो साउथ से नॉर्थ, तो ये हमेशा एक क्या बन रहा है, क्लोज कर। ठीक है, नॉर्थ से साउथ फिर अंदर साउथ से नॉर्थ, क्लोज कर बना कि नहीं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर है ना, ये देखो सोलेनॉइड 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 सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के अंदर, अंदर यानी यहां भी कहीं भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, सेम है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसका पता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है उससे हम पता लगा सकते हैं, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां करीब करीब होंगी, यानी गैप कम होगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर गैप बराबर है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा होगा, ना कहीं बढ़ेगा ना कहीं घटेगा। इसका मतलब कि इसका रीजन क्या होना चाहिए कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेम क्यों है, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल है, उनके बीच का गैप सेम है। और यही चीज यहां लिखा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो पैरेलल अगर होंगी तभी तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा सोलेनॉइड के अंदर। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं, इसीलिए सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, या कह लो यूनिफॉर्म होता है या कांस्टेंट होता है, हर जगह सेम होता है कहीं भी। यानी यहां कहीं भी सोलेनॉइड के अंदर देख लो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला, असर्शन इन अवर होम्स, हमारे घरों में वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू ए मेन सप्लाई। हमारे घरों में जब हम इलेक्ट्रिक का जो पावर हम मिलता है या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो सप्लाई कहां से मिलती है, मेन सप्लाई से मिलती है। बात सही है क्या? बिल्कुल सही है, जिसे मेंस कहते हैं। यानी जो बिजली का तार हमारे घरों में आ रहा है ना, तो उस सप्लाई को हम क्या कह रहे हैं, मेंस की सप्लाई कह रहे हैं। तो उसी से तो हमारे घर में इलेक्ट्रिक पावर आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन, इन अवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। अब जो मेंस की सप्लाई होती है ना, उसमें दो वायर होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं, मेन दो वायर होते हैं। एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है, और एक और होता है वो अर्थ वायर होता है। तो जो मेंस में लाइव वायर होता है जो अक्सर रेड कलर का होता है ना, और न्यूट्रल वायर जो ब्लैक कलर का होता है, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 220 वोल्ट होता है हमारे इंडिया के केस में। तो ये इंडिया के केस में बात हो रही है कि इन अवर कंट्री, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ट्रू है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है खंभों से, ठीक है भाई, पहले बिजली पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम में या थर्मल पावर प्लांट में या न्यूक्लियर जो कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहाँ पैदा हुई। वहाँ से फिर कहाँ आई, सब स्टेशन, फिर वो ट्रांसफार्मर, और फिर पोल से होते हुए बिजली की तार, खंबे जो हैं उनसे होते हुए हमारे घरों में। तो वो जो दो तार आ रहा है ना, वो एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर, जिनके बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। और वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घर के सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को मिलता है, क्योंकि हमारे घर में कनेक्शन पैरेलल होता है। तो फ्रिज को भी 220 वोल्ट मिल रहा है, टीवी को भी 220 वोल्ट मिल रहा है, सबको सेम पोटेंशियल मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया दोनों ट्रू, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आ सकता है। तो ये देखो, ये है हमारा मेंस की सप्लाई, ये हमारी मेंस की सप्लाई है, जिसमें ये लाल कलर से जो वायर है वो लाइव वायर है, ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है। फिर ये वायर आया हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हम फिर इसके में फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज के बाद ये वायर कहाँ गया, मीटर में, और फिर ये हमारे घर के डिफरेंट कनेक्शन में गया, ठीक है। तो ये जो वायर है ना, देखो ध्यान से, इस वायर के, इन दोनों वायर के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये रेड कलर का लाइव वायर और ये ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। तो हर सॉकेट पर 220 वोल्ट। अब सॉकेट में फ्रिज लगाओ, टीवी लगाओ, गीजर लगाओ, सबको 220 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। और फिर आपको ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनकी बॉडी मेटेलिक होती है, जैसे कूलर है ना, प्लास्टिक का भी आता है लेकिन टिन का आता है कि नहीं, है ना, लोहे का कूलर आता है, ठीक है। फ्रिज हो गया तो उसकी आउटर बॉडी भी बनी होती है लोहे की। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हो सकता है कि अंदर से करंट लीक करके बॉडी में आ जाए, तो अगर हम जब छुएंगे तो झटका लगेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक और वायर जोड़ दिया, ग्रीन कलर का अर्थ वायर, और ये जाके कनेक्टेड होता है क्या, जमीन के नीचे। तो इन केस अगर करंट लीक भी किया है तो वो करंट इस अर्थ वायर से होते हुए कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और वो करंट हमको नहीं लगेगा जब जब हम प्लग ऑन करेंगे, स्विच लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, हो सकता है ड्रॉ करने को आ जाए, हो सकता है लेबलिंग करने को आ जाए, ठीक है। तो ये सब याद रखना कि लाइव वायर कौन सा था, न्यूट्रल कौन सा था, अर्थ कौन सा था, कलर किसका कौन सा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब असर्शन, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ गए। पहले आप ट्राई करो, ट्राई कर लिया, चलो अब देखते हैं। असर्शन पढ़ो, द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट and the appliance from a possibly damage by the stopping the flow of unduly high electric current। बिल्कुल सही। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेंस की सप्लाई आ रही है घर में, जो बिजली सप्लाई आ रही है, उसमें ये जो पोटेंशियल 220 वोल्ट है ना, ये कभी कभी इससे ज्यादा बढ़ जाता है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग थोड़ा याद करो, पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और वो करंट बढ़ेगा यानी हाई करंट हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए खतरा है ना भाई। सबकी एक लिमिट है ना। आपको बोला आप नॉर्मली 4 रोटी खाते थे, अचानक आपके मुंह में 50 रोटी ठूस दिया जाए, खा ही नहीं पाओगे, ऐसे मुंह चलाते रहोगे लेकिन रोटी खा नहीं पाओगे, है ना। तो वही चीज है, फ्रिज कह रही है कि मुझे 15 एम्पियर का करंट चाहिए, अब आप उसको अचानक से 100 एम्पियर का करंट दोगे तो वो तो जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये जो हाई करंट है वो खतरा है, इसीलिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हमको क्या करता है, बचाता है घर के अप्लायंसेस को, किससे, हाई करंट से। तो बात सही है, नहीं बचाए तो घर में आग लग जाए, है ना। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब आजकल फ्यूज नहीं लगता, आजकल एमसीबी लगने लगा है। तो यहां आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज क्यों लगा है, इसीलिए लगा है कि कहीं अगर ये जो पोटेंशियल है 220 वोल्ट इन दोनों वायर के बीच का, अगर पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो हाई करंट घर के अंदर आएगा, तो घर के अंदर नहीं आ पाएगा अगर फ्यूज लगा है, क्योंकि फ्यूज क्या होगा, पिघल जाएगा, है ना। और फिर वो हाई करंट घर के अंदर एंटर नहीं करेगा, और घर में लगे टीवी, फ्रिज, एसी आपके सुरक्षित रहेंगे। तो बिल्कुल असर्शन एकदम सही था। तो हमने डायग्राम से भी समझ लिया, ट्रू। रीजन क्या लिखा है, ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड द अर्थ वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। गलत, व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों लाइव और न्यूट्रल वायर जब कभी कभी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, ये देखो कभी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, ये कभी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, है ना। इनके बीच में जब हम कोई अप्लायंसेस यूज करते हैं तो फिर एक अप्लायंस का एक एंड लाइव वायर से जुड़ा है, दूसरा एंड किससे जुड़ेगा, इससे, न्यूट्रल वायर से, तब जाके उस अप्लायंस को कितने वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा, 220 वोल्ट का। लेकिन कभी कभी मान लो कि ये दोनों वायर ऐसे गुजर रहे थे अगल बगल, लेकिन इनके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग है उसको चूहे ने काट दिया, अब अंदर जो तार था वो अब सट गया। तो जब ये दोनों डायरेक्ट सट जाएंगे तो हो जाता है क्या, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग बढ़ जाता है।
तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट से ओवरलोडिंग बढ़ता है, ना कि लाइव वायर और अर्थ वायर के कांटेक्ट से। ठीक है, यहां क्या लिखा था, ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन लाइव वायर एंड अर्थ वायर कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट। गलत है, एनसीईआरटी में साफ साफ पढ़ो, ओवरलोडिंग तब होती है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, यानी कि ये दोनों वायर लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तब ओवरलोडिंग बढ़ती है, ना कि लाइव वायर अर्थ वायर के कांटेक्ट में आए। तो आपका जो रीजन था वो फॉल्स था। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान से पढ़ो, एनसीईआरटी की बुक इसीलिए कई बार रीड करनी पड़ती है। बात समझ में आई? तो आपका असर्शन ट्रू था, रीजन फॉल्स था, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? सी ऑप्शन टिक करेंगे। तो सी ऑप्शन आपका आ गया आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है, इन अवर हाउसेज वी रिसीव एसी करंट ऑफ 220 वोल्ट विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो ये बात अभी आपने पढ़ी कि घर में जो करंट आ रहा है मेन सप्लाई से, उसमें लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट। और जो करंट आ रहा है वो एसी करंट है ना। और एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एसी करंट हमेशा अपना डायरेक्शन बदलता है, ठीक है, तो एसी करंट का डायरेक्शन बदलता है तो बहुत सारी साइकिल्स, डायरेक्शन चेंज होने की साइकिल बनती है। तो एक सेकंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज होता है। तो कितनी साइकिल होंगी? 50 साइकिल, क्योंकि एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है। और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, यही होती है फ्रीक्वेंसी। तो हमारे इंडिया में जो घरों में एसी करंट सप्लाई हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और उसमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब रीजन, इन केस ऑफ हाई करंट के केस में जूल हीटिंग टेक्स प्लेस इन द फ्यूज, मेल्ट्स इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, अब मैंने अभी बताया ना, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है ये बढ़ जाता है। होता है, आपने देखा होगा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है ना। आप घर में बैठे हो, अचानक बल्ब तेजी से जलने लगा, अचानक कभी धीमे जलने लगा, तो आप क्या कह रहे हो, अरे वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है। तो होता है ऐसा, है ना, ट्रांसमिशन से कुछ गड़बड़ी के कारण। तो वोल्टेज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो ज्यादा बढ़ा हुआ वोल्टेज, अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो मेन से जो करंट एसी करंट आ रहा है उस एसी करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हाई करंट, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो जब एसी करंट की वैल्यू बढ़ेगी, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ज्यादा हीट पैदा होगा। वो ज्यादा हीट क्या करेगा, वो ज्यादा हीट इलेक्ट्रिक फ्यूज को पिघला देगा, क्योंकि फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम। और ये हीट जब फ्यूज को पिघला देगा तो सर्किट टूट जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगी। ये देख रहे हो ना, ये सर्किट, ये फ्यूज अगर पिघल गया तो करंट यहां तक तो आएगा, आगे कैसे जाएगा, यहां तो रास्ता खत्म, फ्यूज ब्रेक मेल्ट हो गया, सर्किट टूट गई। तो इस तरीके से वो घर के अप्लायंसेस को फ्यूज क्या करता है, अपने आप को कुर्बान करके, अपने आप को पिघला के वो घर के अप्लायंसेस को बचा लेता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो रीजन बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को, मतलब ये रीजन नहीं है ना, फ्यूज पिघल जा रहा है इसलिए एसी करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, नहीं, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है और दोनों ट्रू है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बी है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड produced outside solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed outside the coil। अरे अभी आपने पढ़ा कि सॉफ्ट आयरन का जो मटेरियल होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तब पैदा होगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट तब बनेगा जब उसे सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे, ना कि बाहर, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। तो इनसाइड होना चाहिए, यहां क्या लिखा है, outside। a strong magnetic field is produced outside a solenoid। गलत, सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसीलिए सॉफ्ट आयरन के मटेरियल को सोलेनॉइड के कॉइल के अंदर रखा जाता है। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, गलत हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू कब होता, बस यहां आउटसाइड की जगह इनसाइड लिखा होता तो ये असर्शन मेरा क्या होता, ट्रू होता, लेकिन अब फॉल्स है क्योंकि आउटसाइड लिखा है, जो कि गलत है। रीजन, ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स
of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid. बिल्कुल सही है, तो सोलेनॉइड की डिफिनीशन है. सोलेनॉइड क्या होता है? एक कॉइल है जिसके बहुत सारे टर्न है, और बहुत सारे टर्न के वजह से कॉइल का जो शेप है वो सिलेंडर जैसा हो जा रहा है, तो ऐसे ही कॉइल को हम सोलेनॉइड कहते हैं. ट्रू. अब असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, डायरेक्ट टिक कर देंगे क्या? डी ऑप्शन. ठीक है, चला जाए आगे. चलिए नेक्स्ट. ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड along the direction of magnetic field will not experience any force. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग यानी उसी डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कर दिया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया. तो जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? करंट का. तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के तरफ ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, यानी वो डायरेक्शन किसका हो गया? करंट का. तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सेम. और जब सेम होता है दोनों का डायरेक्शन तो फोर्स क्या होगा? फोर्स जीरो होगा. तो फोर्स जीरो होगा तो विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स. तो क्या वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं. एक्सपीरियंस कब करता? जब हम चार्ज पार्टिकल को या कह लो करंट को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें. जैसे मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो अगर हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे नहीं तो ऐसे, कोई भी डायरेक्शन हो लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. लेकिन यहां तो क्या है? अलोंग द डायरेक्शन, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो गया. जी हाँ, will not experience any force. रीजन क्या है? the direction of positively charged particle that is current is parallel to the magnetic field. बिल्कुल सही. तो फोर्स एक्सपीरियंस इसीलिए नहीं तो नहीं किया क्योंकि दोनों करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का. करंट मतलब यहां करंट का डायरेक्शन हम किसका डायरेक्शन ले रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का. तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है दोनों, इसीलिए तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया. तो रीजन भी ट्रू है और सही एक्सप्लेनेशन है ना. तो आंसर क्या होगा? ए होगा. तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल, ये सभी चार्ज पार्टिकल. तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसे मैग्नेटिक, इन तीनों को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दूं, प्रोजेक्ट कर दूं और ये डिफ्लेक्ट हो जाए, यानी इन पे फोर्स लगे, तो मैक्सिमम फोर्स लगे, तो आपको क्या करना होगा? इन सभी को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करना होगा, तब बात बनेगी. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. मतलब करंट कैरिंग, ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, जिसमें करंट है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, और अब आपको पता है वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. तो उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ड्यू टू दस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. ये कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और करंट के वजह से अगल बगल क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. तो हम अगल बगल कहाँ हैं? इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस हुआ. अगर हम क्या कहते हैं, अगर हमको इस कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या करना है? इंक्रीज करना है. तो हमको इस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को भी इंक्रीज करना पड़ेगा. तो बात बिल्कुल सही है. करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा. ये तो हमने पहले ही पढ़ा है. अब वो चाहे वायर स्ट्रेट हो या वायर कॉइल के फॉर्म में हो, अगर वायर स्ट्रेट हो, कॉइल हो या सोलेनॉइड हो के फॉर्म में हो, कैसा भी शेप हो वायर का, अगर वायर में करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा. ठीक है. अब अगर कॉइल की बात ले लो तो कॉइल के सेंटर पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड मजबूत करना है तो करंट को बढ़ा दो. वही चीज तो लिखा है, तो बिल्कुल सही लिखा है. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, उस स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. ठीक है. रीजन क्या लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल. अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती किसकी, करंट की, जो कि कॉइल में फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब तब हमें स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करंट को कम करना पड़ता। लेकिन हमने क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हाँ अब देखो, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि गलत है, क्योंकि ऐसा होता तो अगर हमको स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ानी होती तो करंट को कम करना पड़ता। लेकिन हम जानते हैं कि करंट बढ़ाने पर ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी इनवर्स रिलेशन नहीं होता, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अरे कोई एक चीज दूसरे चीज के बढ़ाने से बढ़ रही है तो आपस में डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि नहीं, यहाँ इनवर्स रिलेशन लिखा था तो ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताओ, सी होगा, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस है उससे आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हो, ये बात सही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जहां करीब वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गैप बढ़ रहा है या गैप ज्यादा है वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। जैसे कि ऐसे समझो, ये 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की, अब मैं आपसे 2 पॉइंट पर पूछ रहा हूं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए पॉइंट और बी पॉइंट कहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहां मैग्नेटिक फील्ड मजबूत है, तो आप कहोगे ए पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, करीब करीब। लेकिन जब आप बी पे गए तो देखो इनके बीच का क्या हो रहा है, गैप बढ़ रहा है कि नहीं, गैप बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। तो ए से बी जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी है, सेम है, ठीक है, जैसा कि सोलेनॉइड के अंदर होता है। रीजन क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, हाँ ये भी ट्रू है। लेकिन ऊपर वाली चीज को क्या नीचे वाली चीज एक्सप्लेन कर रही है, नहीं, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर वही क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, फिर मैं आंसर बताता हूं। आया आंसर आपका, चलो मैं देखता हूं, देखना आपका आंसर सही है कि गलत। असर्शन पढ़ूंगा, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जैसे जैसे इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से हम दूर जाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। यानी कि वायर से देखो, ये पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका गैप देखो, फिर वायर से दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गैप देखो, और फिर वायर से तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गैप देखो, तो आप क्या देख रहे हो, गैप तो बढ़ता जा रहा है ना। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि दूर जाने पर हमने क्या सीखा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता है, जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो बीच का गैप है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो वही चीज तो लिखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लार्जर और लार्जर होता जाएगा, यानी बड़ा होता जाएगा एज वी मूव अवे फ्रॉम इट, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। ये सर्कल जो मैग्नेटिक सर्कल के फॉर्म में है, ये सर्कल बड़ा होता जाता है। रीजन, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेस। बात सही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर से प्रोड्यूस हो रहा है वो डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे हम वायर से क्या करते हैं, दूर जाते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेस, यानी वायर के करीब मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा, दूर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा। अब ऊपर वाली चीज को नीचे वाली चीज एक्सप्लेन कर रहा है क्या, बताओ बताओ, एक्सप्लेन कर रहा है क्या, बताओ। जी हाँ भैया, रीजन यही तो है। देखो मैग्नेटिक फील्ड
दूर जाने से, वायर से दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की मजबूती और कमजोरी का पता किससे लगाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वायर से दूर जाने पे कम हो रही है, इसका पक्का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके बीच का गैप बढ़ रहा है। तो गैप बढ़ रहा है मतलब सर्कल क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। तो वही चीज तो लिखा है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ये आंसर बिल्कुल ए होगा। भाई सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है वो बढ़ रहा है, सर्कल बढ़ रहा है, तो गैप के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, और इसीलिए स्ट्रेट वायर से दूर जाने पर जब आप करंट मैग्नेटिक फील्ड देखते हो ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, वो डिस्टेंस बढ़ने से डिक्रीज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और उसके अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है जिसका सेंटर वायर होता है। जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा? ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, और सर्कल बड़ा होता जाएगा, अभी हमने देखा। लेकिन ये सभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये देखो ये कई सारे सर्कल हैं, इन सभी का जो सेंटर है वो क्या है? ये वायर ही तो है। तो ये रीजन जो असर्शन लिखा है बिल्कुल ट्रू लिखा है। रीजन क्या लिखा है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द स्ट्रेट वायर इज रिवर्स। अगर स्ट्रेट वायर में करंट का डायरेक्शन अगर हम क्या कर दें? रिवर्स कर दें, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है। लेकिन नीचे वाली चीज ऊपर वाली को एक्सप्लेन नहीं कर रही। नीचे तो बस ये बता रहा है कि करंट के डायरेक्शन के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाता है, लेकिन ऊपर वाला क्या बता रहा है कि जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होता है, वायर होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन होता है, फील्ड लाइंस होती हैं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है। तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में क्यों होती हैं, ये रीजन ये तो नहीं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इन अवर होम्स, हमारे घरों में दो सेपरेट इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होते हैं। एक 15 एम्पियर का करंट होता है एक सर्किट में, और दूसरे सर्किट का जो रेटिंग होता है वो 5 एम्पियर का रेटिंग होता है। बात बिल्कुल सही है। क्या सर, क्या बात कर रहे हो? अरे आप ये बताओ, सिंपल सी चीज है, गीजर, रेफ्रिजरेटर, ये सब ज्यादा करंट इनको चाहिए कि कम करंट चाहिए? तो आप कहोगे अरे सर ये तो बहुत, इनको ज्यादा करंट चाहिए, है ना, तब काम करेंगे। और अगर आपको एक ट्रिमर चार्ज करना है तो कम करंट चाहिए, है ना, बल्ब कम करंट से काम चलेगा, जल जाएंगे। तो कहने का मतलब कि हमारे घरों में मेनली दो तरीके के अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं। एक जो कम करंट यूज करते हैं, हल्का फुल्का करंट यूज करते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज करना हो तो हम चार्जर लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन आपके घरों में आपने देखा होगा एक पावर वाला सॉकेट होगा। जैसे आपको इमर्शन रॉड, पानी गर्म करना है तो या तो गीजर, तो वो भी पावर वाले सॉकेट में लगाते हैं, है ना, वो दो पिन वाले में नहीं लगाते हैं। आपने देखा होगा घरों में जो सॉकेट होता है, या तो उसमें 2 पिन होते हैं या तो उसमें 3 पिन होते हैं। तो अक्सर जो हैवी, जो ज्यादा करंट यूज करते हैं उनको हम इसमें लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले में 15 एम्पियर का करंट आता है। तो बात बिल्कुल सही है कि हमारे घरों में 2 टाइप का इलेक्ट्रिक सर्किट है। एक सर्किट में 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है जिससे हम अपने गीजर, रेफ्रिजरेटर को चलाते हैं, और दूसरे करंट सर्किट में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है जिससे छोटे मोटे चीजें चलती हैं, है ना। तो बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या लिखा है? अर्थ वायर इज यूज्ड एज ए सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेस जिनकी मेटेलिक बॉडी होती है। बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर। बिल्कुल सही। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन ऊपर हम 2 टाइप का इलेक्ट्रिक सर्किट यूज कर रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये तो नहीं कि हमारे घर में अर्थ वायर होता है। तो दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चल अगले क्या लिखा है नेक्स्ट। वीक आयन करंट दैट ट्रेवल अलोंग द नर्व सेल्स इन अवर बॉडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हमारे बॉडी में जैसे हमने कोई गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ तो तुरंत सिग्नल जाएगा?
नर्व इंपल्स के थ्रू। तो जो सिग्नल जा रहा है एक तरीके से आयंस लेके जा रहे हैं ना, सोडियम और पोटेशियम के आयंस, तो वो सोडियम पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हुआ, तो वो फ्लो कर रहा है हमारे नर्व सेल में, तो इसका मतलब हम ले मान सकते हैं करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट भी पॉजिटिव लेके चलते हैं, और करंट फ्लो करेगा तो हमारे नर्व्स के अलाउंड यानी हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्या हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तभी तो एमआरआई होती है। एमआरआई में एम का मतलब क्या है? मैग्नेटिक। तो जब हम एमआरआई मशीन में लेट जाते हैं तो एमआरआई मशीन क्या कर रही है? हमारे बॉडी के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मदद से हमारे बॉडी के पार्ट्स, हमारा ब्रेन, हमारे हार्ट की क्या बना रही? इमेज। और वही इमेज एमआरआई की जो स्कैन होती है ना, शीट, उसको देखकर डॉक्टर फिर पता लगाता है कि आपका बॉडी पार्ट सही है कि नहीं। यानी हमारे बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। रीजन क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द बॉडी forms the basis of obtaining the images of different body parts. This is done using a technique called MRI. अब ये चीज स्टेटमेंट गलत है। अब आप कहोगे सर सही तो है, बट गलती कहाँ हो गई? गलती यहाँ हो गई। MRI इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके बॉडी पार्ट्स के इमेजेस नहीं बनाता, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके बॉडी पार्ट्स के इमेजेस बनाता है। तो यहां अगर ये लिखा होता कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिस, ये बेसिस है ऑफ एमआरआई, तो ये सही होता, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था तो गलत है। तो ऊपर वाला ट्रू, रीजन नीचे वाला फॉल्स, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। लेकिन अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड होता तो रीजन भी आपका क्या हो जाता? ट्रू हो जाता। ठीक है, और रीजन ट्रू हो जाता। क्लियर? तो ध्यान रखना कि हमारे बॉडी में जो नर्व सेल हैं वो सिग्नल लेके जा रहे हैं, तो एक तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होगा तो बॉडी के अंदर फिर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, और यही मैग्नेटिक फील्ड को एमआरआई की मशीन क्या करती है? डिटेक्ट करती है, और हमारे बॉडी पार्ट्स की क्या बनाती है? इमेजेस। और वही इमेज देखकर डॉक्टर क्या करता है? कहते हैं ना एमआरआई करा लो, तो फिर वो एमआरआई की स्कैन शीट आती है, वो डॉक्टर देखता है तो समझ जाता है अच्छा कहाँ गलती है। सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, है ना, तो एक्सरे से बढ़िया है सिटी स्कैन, सिटी स्कैन से भी बढ़िया है क्या? एमआरआई। चलो नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक करंट नेवर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह दिया? पाप लगेगा, पाप। जी हाँ, अरे इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहां क्या लिखा है? नेवर, तो ये फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, ये ट्रू स्टेटमेंट होता, लेकिन यहां नेवर लिखा था, देखो गलती यहां थी, तो ये फॉल्स हो गया। रीजन क्या लिखा है? टू मेन ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी वेयर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज सिग्निफिकेंट इज हार्ट एंड ब्रेन। तो अभी बात एमआरआई की हो रही थी कि एमआरआई बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। अब कौन से दो बॉडी ऑर्गन्स हैं जहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? तो वो है हार्ट और ब्रेन। तो ब्रेन तो होना ही था, क्योंकि सारे सिग्नल कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल ब्रेन कर रहा है। तो ब्रेन में तो बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, सब में करंट फ्लो हो रहा है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ब्रेन का तो एमआरआई होगा ही होगा, मतलब सबसे ज्यादा, और ब्रेन के अलावा हार्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? डी ऑप्शन टिक करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का वो बार मैग्नेट के सिमिलर है। रीजन में क्या लिखा है? तो असर्शन क्या मानेंगे? बिल्कुल सही। और ऐसा क्यों? रीजन देख लेते हैं। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो सिमिलर है ड्यू ऑफ, किसके सिमिलर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट। यानी सोलेनॉइड और बार मैग्नेट को अगल बगल रखकर देखो कि क्या देखोगे? उन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। तो आपको एक जैसा पैटर्न मिलेगा कि जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ पे जाती हैं, ठीक उसी तरह आपको सोलेनॉइड में नजर आएगा कि पोल बन रहा है, दोनों एंड पे पोल बन रहा है,
एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ पे जा रही हैं। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है सोलेनॉइड का और बार मैग्नेट का वो सिमिलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। तो रीजन ट्रू भी है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ए टिक करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है? इफ देयर इज ए सर्कुलर कॉइल, अगर एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न है, कितने टर्न? n नंबर ऑफ टर्न, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज n टाइम्स एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस बाय सिंगल टर्न। यानी किसी कॉइल में, सर्कुलर कॉइल में अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें? n टाइम्स कर दें। जैसे 1 था तो हमने 100 टाइम्स कर दिया, तो n की वैल्यू 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी n टाइम्स बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मान लो ये कॉइल है, एक टर्न, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लेते हैं ऐसा है। दूसरा कॉइल, उसमें भी करंट का डायरेक्शन सेम, उसके सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर टर्न के वजह से सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ेगा, क्योंकि ये सारे मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि सेम डायरेक्शन में है इसलिए क्या हो जा रहे हैं? एडअप। ठीक है, एडअप हो जा रहे हैं, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स n टाइम्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेंथ भी n टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या लिखा है? दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न, हर सर्कुलर टर्न में, कॉइल के हर सर्कुलर टर्न में जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है, और सेम करंट के डायरेक्शन के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, और सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये एडअप हो जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को n टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। तो ये एक्सप्लेनेशन, रीजन भी है ट्रू और एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। क्लियर? तो ये रहा आपका क्या आंसर। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने आज के सेशन में क्या किया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टॉप 25 असर्शन रीजन के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। आई होप कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, तो आप ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह संकल्प भारत फाउंडेशन चैनल पे बने रहिए। अब आपसे मुलाकात होती ही है, और हर लेक्चर मेरा बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो राघवेंद्र सर का लेक्चर देखते रहिए, ओनली ऑन संकल्प भारत फाउंडेशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। जय हिंद।